अब आगे चलते हैं। आपके पास ये इनिशियल असेसमेंट फॉर्म बाय साइकोलॉजिस्ट। असेसमेंट, कोई भी चीज़ जो है उसका अंदाज़ा लगाना है कि कितनी है। अब हम क्या करते हैं, हमें ना पढ़ने का तरीका आता है, ना सिखाने का तरीका आता है, ना अपनी बात बताने का तरीका आता है, ना हम एविडेंस कलेक्ट कर पाते हैं, ना हम, क्योंकि क्लाइंट कह रहा होता है मुझे घर कब जाना है, क्योंकि उसको गोल्स का ही नहीं पता, ऑब्जेक्टिव्स का नहीं पता, घर वालों को भी इतनी तालीम का नहीं पता, तालीम मीन कि इस चीज़ का नहीं पता कि अब हमने क्या करना है। और सम टाइम घर वाले डरा के रखते हैं क्लाइंट को, ओए तुमने ये किया तो वो कर देंगे। नहीं भाई, एक मेन ऑब्जेक्टिव पे आ जाओ कि ये काम है हमारा, इस मकसद के लिए हम आपको भेज रहे हैं, वो मकसद पूरा करके आ जाएगा। आप जिहाद पे जा रहे हैं, आपको कोई बोले नहीं बस 15 दिनों के बाद आप आ जाना ठीक है, आपको ऑब्जेक्टिव का नहीं पता, तो आपको पता होगा कि आप 15 दिनों के बाद वापस आओगे। आप जा रहे हो, आगे गोलियां चल रही हैं, आप अल्लाह ना करे शहीद हो जाते हो, तो फिर क्या होगा, हमें तो पता ही नहीं है। तो इसलिए हमने हर चीज़ के मकासद को पूरा देखना है कि इस चीज़ का क्या मकसद था, इस चीज़ का क्या मकसद था। जब मकसद को देखते जाओगे, आगे उसके रिज़ल्ट्स का भी पता चलता जाएगा। और मकासद को अंडरस्टैंड करते करते आपके अंदर नॉलेज बढ़ता जाएगा, नॉलेज बढ़ता जाएगा और उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी, इम्प्लीमेंटेशन बढ़ता जाएगा। एक क्लाइंट के साथ आपके पास जब एक क्लाइंट आ गया, वो फॉरएवर आपका क्लाइंट है, पता है इस बात को। नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स ज़्यादा की बात नहीं है, हमारे 5 साल हो गए अल्लाह के फजल से, अभी तक 442 क्लाइंट हुए हैं या 43 हुए हैं बस। तो वही जो लोग हैं वो ज़रूरी नहीं होता दाखिल ही हों, ओपीडीज़ में आ रहे हैं, वैसे आ रहे हैं, एक सिस्टम बन गया हुआ है, वो अपने प्रॉब्लम्स को खुद हल करने के काबिल हो चुके हैं। ठीक है, उन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने का उनको मौका मिल गया है। थोड़ा इसको पास करें, वो अजान हो रही है पास। अच्छा, तो हम ना पहले डिस्टॉर्शन वाला हो गया, ठीक है। अब हम ये देख रहे हैं कि जब हम बंदे को ले आते हैं, यहाँ पर ले आते हैं, तो उस बेचारे के तो ज़हन में हज़ारों सवाल हैं ना। पहले तो ये कि उसको बुलाकर बिठाकर उसको ये बता दो कि ठीक है हम यहाँ पर हैं, एक कैद है, एक सारी चीज़ है, लेकिन यहाँ पर एक मकसद है, उस मकसद को हमने पूरा करना है। वो मकसद हम पहले ये टैग लगा लेते हैं ना, तुम नशा करते हो इसलिए तुम्हें लाए हैं। तो बंदा अगर खुद पी रहा हो, चरस पी रहा हो, तो बोले थे तू क्यों नहीं बंद। और होता है ना, अक्सर आप दफ्तरों में देखते हैं, जाकर देखते हैं, लोग खुद भी पी रहे होते हैं, चरस तो बहुत कॉमनली पी रहे होते हैं। आपको क्या चीज़ हो चुकी है। तो यहाँ पर हमने ये देखना होता है कि उसकी डिस्टर्बेंस क्या आई है, उसकी डिस्टॉर्शंस क्या हैं, आया कि उसको पता है कि नहीं पता। सम टाइम आपका एक सोशल सर्कल है, उसमें से कुछ लोगों के साथ आपका रवैया और है, कुछ लोगों के साथ और है, और कुछ लोगों के साथ और है। और वो रवैया हमें जब फैमिली ने नोट किया तो वो उनको अपनी सोसाइटी के अकॉर्डिंग नहीं लगा, या जो बाकी लोग जो बिहेव कर रहे होते हैं उसके बराबर, उसके मुनासिब में नहीं लगा। तो इसका मतलब ये है कि इसको हमने यहाँ से रिवर्स में लाना है। अब रिवर्स में लाने के लिए आपने वो सारी चीज़ें देखनी हैं। अब हम चलते हैं पहले इनिशियल असेसमेंट फॉर्म की तरफ। यहाँ पर आपके पास कुछ डिटेल लिखी हुई है कि पहले डेमोग्राफिक है, और ये आप उससे ना भी पूछें, हमें पता होती है, मुझसे पूछ लें, क्योंकि क्लाइंट दाखिल होने से पहले एक लंबी बेस के बाद, एक लंबी चीज़ के बाद हमारे पास पहुंचता है, ऐसे ही नहीं पहुंचता। ठीक है, पहले उसकी फैमिली आती है, वो अपने प्रॉब्लम्स बताती है, उनका एक जायज़ा लिया जाता है कि क्या वो घर पर बेहतर हो सकता है, ओपीडी में बेहतर हो सकता है, फ़ोन कॉल पे बेहतर हो सकता है, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास ओपीडी में जाकर काउंसलिंग सेशन से बेहतर हो सकता है
या वो क्लाइंट खुद अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर पाता है। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं। जब हम ये देखते हैं कि वो सारी चीज़ें ऐसे मैनेज नहीं हो पा रही, तो फिर एक एडमिशन प्लान किया जाता है। एडमिशन प्लान में हम ये देखते हैं कि क्या इसकी करंट सिम्टम्स में सिग्निफिकेंटली इम्प्रूवमेंट आएगी कि नहीं आएगी। अब सिम्टम्स जो हैं वो खुद बताएगा, वो अपनी कैफियत खुद बताएगा। सिम्टम्स एक तरह की कैफियत होती हैं, ठीक है। जो साइंस हैं या अलामात हैं वो हमें नज़र आ रहे होंगे, वो हमें पता चल रहा होगा, वो चलता कैसे है, उठता कैसे है, बैठता कैसे है, वो थ्रू ऑब्जर्वेशन हमें पता चल रहा होगा। फिर उसके बाद और रियलिटी चेक होते हैं। फैमिली आई है, उनके साथ उसका बिहेवियर कैसा है, फैमिली नहीं है फिर बिहेवियर कैसा है, मैं सामने हूँ तो फिर रवैया कैसा है, मैं सामने नहीं हूँ तो फिर रवैया कैसा है, कोई और कोलीग सामने है तो उसके सामने रवैया कैसा है। यानी कि प्रेजेंस में, एब्सेंट में, हर तरह से उसकी डिफरेंट चीज़ें हमने मेजर करनी होती है, जिसकी बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि हाँ, बंदा हकीकत में कुछ इसके अंदर बेहतरी आ रही है और जो कि एक ऑप्टिमल लेवल पर आ गई है। ऑप्टिमल लेवल ऑफ फंक्शनिंग हम उसको कहते हैं, जो कि सोसाइटी के नॉर्म के अकॉर्डिंग हो जाए। समझ आ रही है ना आपको। अब आपने एक चीज़ देखी होगी कि हमने अपने इसके नाम के साथ सिर्फ रीएब कहीं भी नहीं लिखा हुआ। रीएब में सिर्फ ये होता है कि बंदा आया, डिटॉक्स किया, ड्रग की बात ख़त्म हुई, 40-45 दिन गुजारे या 90 दिन गुजारे, चला गया। हमारे पास ये है कि होलिस्टिक अप्रोच है। गाड़ी को लग गया, जंप लगा, टूट फूट गई, आ गई, हमने गाड़ी को देखा, लेकिन हम साथ में ड्राइवर को भी बुलाते, तू इधर आ, तूने क्या किया था। समझ आ रही है ना आपको। मतलब ओवरऑल हमने उसकी सारी लाइफ के तमाम एरियाज़ को देखना है, उनको रिकॉर्ड कीपिंग करना है। तो ये जो है हमारे पास असेसमेंट फॉर्म जो है, ये एक्चुअली वो चीज़ है जो हम कर रहे हैं और उसको हमने डॉक्यूमेंट करना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले डेमोग्राफिक में उसका अपना नाम लिख देना है। फिर उसके बाद आपने डेट, जो डेट यहाँ पर आया था, डेट ऑफ एडमिशन आपने यहाँ पर नहीं लिखनी, डेट ऑफ असेसमेंट लिख देनी है, कब शुरू हुआ। क्योंकि डेट ऑफ एडमिशन तो हमारे पास पहले एडमिन फाइल में आ गई हुई है। फाइल्स का भी आपको बता दिया आज सुबह सुबह। एडमिन फाइल है, साइकेट्रिस्ट फाइल है, साइकेट्रिस्ट मेडिकल और वाइटल फाइल एक ही होती है। फिर उसके बाद उसकी वो क्या नाम है, साइकोलॉजिस्ट की फ़ाइल है, ठीक है, उसके ऊपर वो अपना काम कर रहे होते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट की फ़ाइल के साथ ये होता है, इसका मेडिकल के साथ नहीं होता ताल्लुक। यहाँ पर आपने उसका नाम लिख लिया, फिर आपने उसका पेशेंट कोड क्या है। कोड अक्सर आपने देखोगा लिखा हुआ आ रहा होता है 432, 33, 34। तो वो जितना नंबर ऑफ़ क्लाइंट आता जाता है वो हम उसके साथ ऐड करते जाते हैं। तो वो हमें खुद ब खुद उसका आइडिया होता जाता है, फ़लाँ क्लाइंट इस तरह से आ गया। और ये डेटाबेस में एंट्री के लिए भी होता है हमारे पास। अक्सर फैमिलीज घर जाती हैं, या कोई कहता है जी हमारा क्लाइंट की अभी हमें डिटेल निकाल के दे दो। तो अब आपको पता चल गया कि जब कोई कहता है कि हमें डिटेल निकाल कर दे दो, तो हम कहते हैं क्लाइंट का कोड क्या था, वो कहते हैं 435। हम डेटाबेस खोलेंगे, निकालेंगे, 435 है, ठीक है। अब आप ये देखो 435 फाइल का आपको कैसे पता चलेगा। आप में से कोई भी बंदा अंदर जाए इस कमरे में, अलमारी है, उसके ऊपर से नीचे तीसरे नंबर वाली फ़ाइल खोल के, वो जो अलमारी है खोल के कोई भी एक फ़ाइल, 2 फाइलों ऊपर उठाए, उनको ऊपर कोड पढ़ के फिर रख के वापस आ जाए, कौन करेगा? रिकॉर्ड कीपिंग का मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कोड्स जो हैं वो रिकॉर्ड कीपिंग के साथ चलते हैं। क्योंकि मेंटल हेल्थ जो है ना, एक टेंशन का कारोबार है, टेंशन का है। सम टाइम टेंशन इधर उधर से होते हुए आपके ऊपर भी आ पड़ती है, ठीक है ना। आप हथौड़े मार रहे हो, 100 हथौड़ा मारोगे तो ये हरगिज़ नहीं होता कि वो जो हथौड़े का आगे से वो पिन्ना होता है वो आपको नहीं लगेगा, कभी कभी लग ही जाता है। इसलिए अपने सेफ्टी मेजर्स आपके पास 1% ही क्यों ना हो, लेकिन करने लाजमी होते हैं, ठीक है। $375 और 378। अब आप ये देख लो
फाइलें आखिर में कहाँ जाती हैं? वहाँ पर आती हैं और इनका सीरियल नंबर लगा हुआ है। अब कुछ फाइलें रहती हैं जिनको आपने ठीक करना है, वो कहाँ पर हैं? इधर आओ, आप ही आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ये खोलो, हाँ लेफ्ट साइड पर देखो, अब आ जाओ, अब बैठ जाओ। उनमें और इनमें कोई फ़र्क नज़र आया है? कितना फ़र्क है? ये ऑर्गेनाइज्ड हैं, ठीक है, क्योंकि वक्त के साथ साथ हम ऑर्गेनाइज्ड होते जाते हैं। पहले हमारे पास जब क्लाइंट आते थे तो हम क्या करते थे, यहाँ पर एक सफ़ेद सी वो पीली सी पट्टी लगा लेते थे, ऊपर कोड और नाम लिख लेते थे, तो ऊपर नीचे रखते जाते थे, ठीक है। तो हमने फ़ाइलें अलहदा से बनाकर हर बंदे की इंडिविजुअली नहीं बनाई हुई होती थी। अब हम उनको सारे को करते जा रहे हैं, तो ये रिकॉर्ड कीपिंग जो है ये हमने उसको लेके चलना है। 422 है और 422 फाइलें आपके पास मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। और उन सारी फाइलों को आपने वो करके सेट करके रिकॉर्ड करके उसको अपने सेफ में रख देना है और उसको कोई और टच ना करे। और कभी भी आपको ज़रूरत पड़ सकता है। आर्काइव्स जो है ना बहुत ज़रूरी होते हैं, हमने ये रखने ही होते हैं। कोई भी बंदा 20 साल के बाद आ सकता है, यार मेरा वो आपके पास था, ज़रा मुझे बता देना क्या हुआ था। 15 साल के बाद आ सकता है। वैसे ऑफिशियली आप 7 साल के बाद उसको डिस्कार्ड कर सकते हो, लेकिन हमें क्या ज़रूरत है, हम वो सारा रख के अपने पास रख के फिर उसके ऊपर रिसर्च करके वो भी पब्लिश कर देते हैं, ताकि आपके साथ बाकी लोग भी पार्टनर बन जाएंगे रिकॉर्ड कीपिंग में। उस जर्नल वाले जो हैं वो रिकॉर्ड कीपिंग का हिस्सा बन जाएंगे। अब आपने ये देखा यहाँ पर पेशेंट का नाम आ गया, उसकी जेंडर आ गई, उसकी एज आ गई, बर्थ ऑर्डर आ गया, सिबलिंग्स आ गए, मेल कितने फीमेल कितने, उसकी मदर लैंग्वेज आ गई। अच्छा, उसके पेरेंट्स अलाइव्ड हैं कि नहीं है, मदर अलाइव्ड है, फादर अलाइव्ड है, नेशनैलिटी क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर उसका क्या है, ईमेल क्या है और उसका एड्रेस क्या है। मदर लैंग्वेज लिखने का क्या फ़ायदा होता है, उसमें हमें उसके जज्बात को अंडरस्टैंड करने का बहुत मौका मिलता है। आपने उर्दू की किताबों में लहजे पढ़े होंगे, अंडरस्टैंडिंग पढ़ी होगी उनके बारे में, ठीक है। एक बंदे का दूसरे से लहजा डिफरेंट होता है, तो वो आपके बाज़ औक़ात, मिसाल के तौर पर अब आप ये देख लो, अगर हम पश्तो स्पीकर्स को देखें तो वो लफ्ज़ आप बहुत कम ही बोलते हैं, तुम ही कहते हैं, ठीक है, तुम्हारा कहते हैं। तो उसमें ये होता है कि बंदे को ये लगता है कि शायद ये हमारे लिए कोई अच्छे जज्बात नहीं रखता, जबकि उनको इस चीज़ का आइडिया ही नहीं हो पाता। तो सेम ये चीज़ देखो कि हमें एक कल्चर को दूसरे कल्चर से डिफ्रेंशिएट करना भी आता हो और उनको अंडरस्टैंड करना भी आता हो, समझ आ रही है। लिहाजा उस बेस पे हमने उसको प्रेजुडाइज भी नहीं करना और हमने उसको डिस्टॉर्शन भी नहीं कहना। एक कल्चर में चीज़ अगर एब नॉर्मल लग रही है तो दूसरे में वो नॉर्मल हो सकती है। तो जिस कल्चर का वो है, अगर वहाँ पर वो नॉर्मल है और वो अकॉर्डिंगली काम कर रहा है तो वो एब नॉर्मलिटी नहीं है। अच्छा, आगे आप देखो हमारे पास आया वो कैसे, किसने भेजा, तो ये हमने यहाँ पर उस सोर्स का रेफरल का नाम लिख देते हैं कि हाँ जी फ़लाँ बंदा आया था, उसने हमारे पास ये क्लाइंट भेजा था। क्योंकि सम टाइम जो रेफरल होता है वो बड़ा एक्टिवली आपको अप्रोच कर रहा होता है कि भाई मेरे क्लाइंट का क्या हुआ, मैंने तो आपके ऊपर एतमाद किया था, ये तो नहीं हुआ, वो तो नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं हुआ, वैसा तो नहीं हुआ। अक्सर आपने देखा होगा मेरी फेसबुक प्रोफाइल पे अक्सर लोग कहते हैं हमने पेशेंट आपके पास दाखिल किया था, हम बड़े पेशमान हो गए हुए हैं। मैं कहता हूँ कौन सा पेशेंट था, कोड बताओ, नहीं बताते। क्यों? झूठ बोलते हैं। हमारे पास ईच एंड एवरीथिंग का रिकॉर्ड मौजूद है, सारे बंदे ही हमारे साथ एड हैं, मौजूद हैं, सब पढ़े लिखे हैं, ठीक है, कोई ऐसा वो नहीं होता। तो इसलिए आपके पास एक पूरा सोर्स ऑफ रेफरल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि हमने वो कर दिया। अकेला कौन चला सकता है, अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। उसकी बाकी सिविल इंफॉर्मेशन में क्या है, मैरिड है, सिंगल है, उसका पार्टनर यहाँ पर नहीं है, ठीक है, वो खुद बच्चा है, या शादी हो चुकी है तो सेपरेशन का शिकार है, या फिर विडो है या विडोर है, डिवोर्स हो चुकी है, ठीक है, फिर उसके बाद बच्चे हैं तो कितने हैं, ठीक है, उनकी हमने तादाद देखनी है। क्योंकि जब आप एक बंदे को लेकर आते हो तो उसका पूरा एक सोशल सर्कल भी तो होता है ना,
वो सारी चीज़ें जाम हो जाती हैं, सब कुछ जाम हो जाता है। उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं, अम्मी है, अबू है, बहन भाई हैं, दोस्त यार हैं, ठीक है। उसका आप एक और चीज़ क्या करो कि आपकी फैमिली में आपके करीब कौन है, एक दायरा लगाओ। आप यहाँ पर हो तो अपने करीब कौन है, वो फिर यूँ देखेगा, सोचेगा, बोलो आज नहीं बता सकते, कल बता देना, परसों बता देना, सोचो। वो सोचेगा, समझेगा, फिर बोलेगा यार मेरी अम्मी मेरे ज़्यादा करीब है, ठीक है। उधर से फिर हम अम्मी की स्टेटमेंट पढ़ते हैं, वो बताती हैं कि ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है। अब आपको एक उनका ट्रस्ट वर्थी रिलेशनशिप का आइडिया हो जाएगा कि बच्चा माँ पे एतमाद कर रहा है, माँ बच्चे पे एतमाद कर रही है, ठीक है। लेकिन इनके बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट आया है जिसकी वजह से इस कदर डिस्टॉर्शंस हो गई, इस कदर प्रॉब्लम्स आ गए, डिसफंक्शनिंग हो गई कि बच्चा अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख पाया, एक्सप्रेशन ज़्यादा आ गए, रिएक्शन ज़्यादा आ गए, और एट एंड उसको रीएब तक आना पड़ा। समझ आ गई ना आपको? आपको जितना ज़्यादा जो करीबी होता है उसकी अहमियत का भी अंदाज़ा होता जाएगा। आगे हम देखते हैं, अब प्रॉब्लम डिस्कशंस की बारी आती है। आपको A, B, C, D ये लिखे हुए नज़र आ रहे होंगे। अब यहाँ पर हमारे पास एक डेटाबेस बना हुआ है, एक है मैनुअल और एक है ऑनलाइन। ऑनलाइन का जो बना हुआ है वो हमारे पास गूगल फॉर्म के अंदर बना हुआ है। वो इंटर करना होता है जो हमारे ऑनलाइन क्लाइंट डील हो रहे होते हैं। और अभी तक हम माशाल्लाह से 25 से 30 हज़ार के करीब लोगों को डील कर चुके हैं। मतलब जो हमारे पास अपॉइंटमेंट्स आती हैं, आप देखते होते हैं ग्रुप में आ रहा होता है, ठीक है। और हम उनको नहीं जानते कौन है कौन नहीं, हम किसी से नाम नहीं पूछते, कुछ नहीं पूछते, हम कहते हैं अच्छा ये चीज़ कर लो। हम उनका आईडी कार्ड नहीं पूछते, अक्सर लोग नहीं चाहते कि हम बताएं। अब हमने फ़ोन नंबर भी एक दो नए कर दिए, ठीक है, 0300 0945066 जो मैं देखता था। तो अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे देखकर बोलेंगे मैं इससे काउंसलिंग क्यों लूँ, इसको पता चल जाएगा तो फिर क्या होगा, सर्विस तो सबके लिए होनी चाहिए। तो अब मैंने क्या कर दिया कि उसमें 064 जो है वो भी हमने पब्लिक के लिए अवेलेबल कर दिया, और 028 आखिर में आता है वो भी कर दिया। तो आप कॉल करके उसको भी कर सकते हो कि भाई ये चीज़ें कर लो, ताकि किसी किस्म का भी किसी को एक परेशानी ना हो कि अगर किसी को एक चीज़ से लगता है कि मेरी प्राइवेसी ख़राब हो जाएगी तो ये चीज़ ना हो। लेकिन हम उससे ऑनलाइन फॉर्म एक फ़िलअप करवाते हैं ताकि एक मुआहदा तय हो जाए, ईमेल हम उससे रब्ता कर सकें ईमेल के थ्रू। कल वो ये ना कह सके कि बात, क्योंकि अक्सर क्लाइंट जो ही बात करेंगे आखिर में सारी आपसे कन्वर्सेशन जो होती है वो डिलीट कर देते हैं, होता है ना अक्सर, या 24 आवर के ऊपर वो लगा देते हैं कि जी ये खुद ही डिलीट हो जाए। तो हमने ये चीज़ फर्स्ट इंटरेक्शन को वो करना होता है, क्योंकि अमूमन बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ ऐसा भी हुआ है कि वो जब हमसे अप्रोच कर रहे थे तो बाद में कोई परेशानी बनी है तो हमारे पास एक प्रूफ होता है कि भाई ये क्योंकि ऑनलाइन था तो ये हमारे पास एक प्रूफ आया है, ठीक है। अब जब प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे तो आपके पास 3 तरह की चीज़ें आती हैं, या तो बंदा अकेला होगा, या फैमिली होगी, या फिर कपल होंगे, मियाँ बीवी दोनों होंगे, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि फैमिली एंड क्लाइंट सब मिल के बैठ के वो करते हैं, उसको हम ग्रुप में कह सकते हैं। लेकिन अमूमन ये होता है कि हमें अलग-अलग ही बताया जाता है। वजह ये होती है कि क्लाइंट ये ना समझे कि ये मेरी कंप्लेंट्स हैं, समझ आ रही है ना आपको, उसको ये ना लगे कि भाई मेरे घर वाले मेरी शिकायतें लगा रहे हैं। क्योंकि अमूमन ड्रग में बाइपोलर के पीक टाइम पे, बॉर्डर लाइन के पीक टाइम पर, या किसी भी डिसऑर्डर के साइकोटिक के फेज़ पे उस बेचारे को तो याद ही नहीं होता मैंने किया क्या है। जब उसको याद ही नहीं है तो घर वाले बताएंगे इसने ये किया, ये किया, ये किया, वो बेचारा उनको देख रहा होगा कि यार ये मैंने कब किया है, उठ के वो बोलेगा रुको मैंने कब किया है, फिर लड़ाई बन जानी है। तो इसलिए इंडिविजुअली अलग-अलग हमने स्टेटमेंट्स लेनी होती हैं। इसलिए जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट होती है जो फैमिली देती है वो उस टाइम देती है जब क्लाइंट यहाँ पर आया भी नहीं होता। हम उसके नोट्स बनाकर फिर उनकी ज़बानी उनके हाथों लिखवा लेते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम आ रही है हमें, और उसके ऊपर वो फिर उसको अटेस्ट करते हैं कि वाकई ये आ रही है ना, झूठ नहीं है इसके अंदर, क्योंकि सम टाइम झूठ भी हो सकता है। लेकिन प्राइवेट अदारों में जो मिडिल लेवल पर हैं, जैसे अभी हम हैं या हमसे ज़्यादा जो थोड़े महंगे हैं, उनमें झूठ क्यों नहीं चलता कि लोग झूठ बोल के अपनी जेब से ज़्यादा पैसा नहीं दे सकते। झूठ बोल के पागल खाने में
जहाँ पर लॉन्ग टर्म विदाउट पेमेंट वो चीज़ें चल जाती हैं कि पैसा भी नहीं देना और भी कुछ नहीं करना बंदे के, लेकिन इस तरह के अदारे में नहीं चल पाता क्योंकि उनको हर महीने के महीने अच्छी खासी अमाउंट निकालनी पड़ती है जेब से। तो इसलिए समझ आ गई आपको कि दो टीके होते हैं, एक जो क्लाइंट को लगता है और दूसरा फैमिली का तो इसलिए उनको भी टीका साथ साथ में लग रहा होता है, तो इसलिए झूठ इतना ज़्यादा नहीं चलता। तो इसलिए ना होने के बराबर चीज़ें होती हैं। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर कहते हैं कि प्रेजेंटेड प्रॉब्लम, प्रेजेंटेड सामने क्या आ रहा है, इन पेशेंट ओन वर्ड, वो जो कुछ कह रहा है उसने कैसे कहा। यहाँ पर अक्सर लोग अंग्रेज़ी में लिख लेते हैं, ये चीज़ ना करो क्योंकि हमारी कॉमन लैंग्वेज उर्दू है, तो उर्दू में कर दो कि हाँ जी ये चीज़ हुई, और साफ़ सुथराई आराम आराम से सुकून से अपना एक वाइड पेज लो, लाइनें ना लगाओ। आप ऐसे करो, ये पेज है फॉर एग्ज़ाम्पल, आप इसको यूं करो, यूं लाइन लगाओ, नहीं इसको यूं पकड़ के ऐसे कर लिया, ठीक है। फिर हमने यूं करके यूं किया, ये अब आप इसको खोलो, आपके पास एक बॉर्डर लाइन सी बन जाएगी, एक इस साइड की लाइन और एक इस साइड की लाइन, और ये बीच में आपके पास रिटन वाला सीन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप उसका पेशेंट कोड लिख लो, बेशक यहाँ पर उसका नाम शाम लिख लो, यहाँ पर अपनी डिटेल लिखो, सम टाइम कोई चीज़ याद आती है तो उसको यहाँ पर लिख लो। एक पेज के अंदर आपको एक चीज़ें लिखने का मौका मिल जाएगा। राइटिंग और ख़ूबसूरत राइटिंग आपके बस में है, आपने लिखनी है। जितना कितना आप करोगे इतना मतलब ये कि ये खुद स्ट्रेस में आया हुआ है। प्रैक्टिस करो आराम से। पुलिस वालों की देखो कितनी खूबसूरत लिखाई होती है, पटवार खाने में चले जाओ कितने प्यार से लिखते हैं, तो हम दूसरे पटवारी हैं ठीक है तो हमने बड़े प्यार प्यार से लिखना होता है और खूबसूरत से लिखना होता है, ठीक है। कंप्यूटर का यूज़ बहुत आखिर में आता है, आपको पता है ना। अब आगे चलते हैं। रीज़न फॉर द कमिंग, क्लाइंट आया क्यों। अब आप ये देखो, सैडनेस हो सकती है कि नहीं हो सकती, ओपीडी में अगर आया है तो। डिप्रेसिव मूड हो सकता है, एजिटेशन हो सकती है, हॉस्टिलिटी एंड एग्रेशन हो सकता है। अच्छा, इसमें आप एक के ऊपर भी टेक कर सकते हैं, एक के ऊपर का भी। जब साइकियाट्रिस्ट साहब भी ये कह रहे थे कि ये देखना होता है कि वो आया क्यों, समझ आ रही है ना, कि वजह क्या बनी। इनमें से आपने किसी एक के ऊपर टिक लगा के आपने अब आगे देखना है। दूसरा आपने ये देख लेना है कि जी एंजाइटी या वरीड है कि नहीं है, सोमैटिक सिम्टम्स थी कि नहीं थी, सेक्सुअल वायलेंस हुआ था कि नहीं हुआ था। इनमें से आप, या सेल्फ हार्म, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। अब रिलेशनशिप प्रॉब्लम से कोई एकदम से ये अब तक शायद ही पहुंचता हो, नहीं पहुंचता। या इसी तरह से कोई किसी को कोई सैडनेस है छोटी मोटी तो नहीं आता होगा, तो लिहाजा इसमें प्रायोरिटाइज कर देना है यहाँ आने की वजह क्या बनी है। तो हमने ये देखा कि सुसाइड अटैम्प्ट थी, ठीक है, सीवियर साइकेट्रिक इशू चल रहा था। अब ड्रग लेने वाले बंदे को हम पहले हरगिज़ ये नहीं कहते कि ये ड्रग ले रहा था, उसके सीवियर साइकेट्रिक सिम्टम ही शो हो रहे होंगे। इररिलेवेंट टॉक होगी, अनस्टेबल मूड होगा, ऐसा ही है ना, हेलुसिनेशंस होंगी, डिल्यूजन्स होंगी। तो आपने उसको सीवियर साइकेट्रिक के अंदर ही डालना है। आपने जब वहाँ पर डाल दिया तो फिर उसके बाद आपने आगे चल के देखना है, क्योंकि टेंटेटिवली आपने डाला ना। आगे चलकर आपने देखा 2 या 3 दिनों के बाद, जब उसी दिन आपकी रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट में आपने ये देख लिया कि हाँ जी ये जो हमारा क्लाइंट है इसको तो ड्रग ले रहा था। फिर आपने उस ड्रग की तरफ जाना है कि उसके विड्रॉल क्या थे, उसको इंटॉक्सिकेशन के टाइम पे क्या हो रहा था, ये क्या हो रहा था, वो क्या हो रहा था। तो ये चीज़ें अब आपका काम है कि आप अपने क्लाइंट की डिस्ट्रैक्शंस को कैसे मैनेज करोगे या उसको साइको एजुकेट कैसे करोगे। केस हिस्ट्री फॉर्म आप देख लो कि कितनी अहम चीज़ है। आगे चलते हैं। ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस कोई पास्ट में हुआ कि नहीं हुआ, वो आपको अपनी स्टोरी जब आपको यहाँ पर बता रहा होगा ना, यहाँ पर इस जगह पर, ये बहुत थोड़ी सी जगह हमने लिखी हुई है, आपने इलादा से पेज लेकर उसके ऊपर मज़ीद भी आपने लिख सकना है। वो बताएगा यार मैं 2005 में पैदा हुआ,
या 2002 में पैदा हुआ, स्कूल में पढ़ाई की, उसे एक स्टोरी की सूरत में सुनो आप उसको, एक दोस्ताना माहौल में इस तरह से वो फिर बताएगा कि जी मैं बड़ा होकर एथलीट बनना चाहता था, मैं ये करना चाहता था, वो करना चाहता था। क्योंकि इतने ज़्यादा लोग स्पॉइल हो चुके होते हैं कि वो अपना फ्यूचर प्लान बता ही नहीं सकते। जब आप उनको फ्रेंडली माहौल पर अवॉइड करोगे और उनको बताओगे तो आपको बताते जाएंगे कि हाँ मैं ये करना चाहता था, ये था, वो था, ऐसा था, वैसा था। तो आप उसको फिर वो करने के बाद फिर आप लिख लो। फिर आप ये देखो जो उसकी लाइफ के मेन इंसिडेंट्स हैं, कोई ट्रॉमा है वो भी देख लो कि क्या हुआ। बुली होते हैं लोग, सेक्सुअली अब्यूज़ हो जाते हैं, समटाइम डिवोर्स हो जाती है, समटाइम जॉब से बंदा चला जाता है, समटाइम पेरेंट्स में से किसी एक आध की डेथ हो जाती है, समटाइम दोनों की डेथ हो जाती है, समटाइम ऑनगोइंग स्ट्रेस चल रहा होता है, रेंट्स देने होते हैं, बिजली के बिल देने होते हैं, गाड़ियों के रेंट देने होते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऑनगोइंग स्ट्रेस भी चल रहे होते हैं। तो उन सारी चीज़ों को आपने यहाँ पर असेस करना है, इसलिए हम इसको कहते हैं असेसमेंट फर्म। अब यहाँ पर कितने कितने प्रॉब्लम्स हैं, स्लीपिंग प्रॉब्लम्स है कि नहीं है, सब्सटेंस अब्यूज़ है कि नहीं है, ब्रेन डिसफंक्शनिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा, फिर उसके बाद सुसाइड अटेम्प्ट तो नहीं हुई कोई, प्रॉब्लम विद चिल्ड्रन, अपने बच्चों के साथ कोई प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट है, फटीग है कोई, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, सेल्फ हार्म है, प्रॉब्लम इन स्कूल एंड यूनिवर्सिटी है, ग्रीफ है, कोविड-19, क्योंकि ये मैंने कोविड-19 के दौरान बनाया था, ठीक है। अच्छा, कोविड-19 के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही, या आपने फैमिली के किसी मेंबर के लिए रब्ता किया है, क्योंकि ऑनलाइन भी साथ में चल रहे हैं, पार्टी, ठीक है, रीज़न फॉर कमिंग, तो वो वहाँ पर उनके पास ऑप्शन ही एक आता है कि टिक ये वाला, लेकिन आपके पास फिज़िकल में प्रायोरिटी हो जाएगी क्योंकि वो एडमिटेड है, ऑनलाइन एडमिटेड नहीं है, इसलिए उनके पास एक ही वो आ रहा है। समझ आ गई ना आपको। एफ में आता है जी पेशेंट वेंट थ्रू एनी ऑफ द फॉलोइंग। हमारी ज़िंदगी है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि मैं माँ के पेट से पैदा हुआ, सीधा सीधा चलना शुरू हो गया, आना जाना शुरू हो गया, स्कूल जाना शुरू हो गया, मुझे कभी किसी ने गाली नहीं दी, मुझे किसी ने परेशान नहीं किया, मैं तो बड़ा सुथरा सामान निकल आ गया और मैं यहाँ पर आ गया, एवं घर वालों ने उठाया और पकड़ के अंदर कर दिया। ऐसा कभी भी नहीं होता, कुछ ना कुछ लाइफ में चलता है। गाड़ी की आवाज़ तब भी आती है जब कुछ ना कुछ चीज़ टूटी फूटी हो अंदर के। तो इसलिए यहाँ पर अब टूटी फूटी चीज़ों को हमने देखना है, कहाँ से क्या हुआ, सेक्सुअली वायलेंस हुआ, नहीं हुआ, फैमिली इश्यूज़ हुए, कन्फ्लिक्ट, फाइट्स, मैरिज इश्यूज़, मैंने उधर शादी करनी है, घर वाले मान जाते हैं, वो कहीं और निकल जाती है ठीक है, फिर बंदा बैठ जाता है यार ये क्या है, फिर नई को बड़ी मुश्किल से मनाता है, वो कहीं और निकल जाती है, फिर बंदा कहता है यार चलो मैं ज़रा पी लेता हूँ, उधर तो नवीद भाई आ जाता है मामलात कहाँ के कहाँ निकल जाते हैं। तो ये मसाइल आ जाते हैं। फिज़िकल वायलेंस, लड़ाई हुई, मार पिटाई हो गई, ठीक है, हेल्थ प्रॉब्लम आ जाते हैं, सिकनेस आ गई, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ गए, डिपार्चर ऑफ द फैमिली मेम्बर, घर में से जो बहुत अच्छा लगता है वो कहीं चला गया, किसी ने थ्रेट कर दिया हम ये कर देंगे वो कर देंगे। और क्योंकि हम ओवरऑल पाकिस्तानी जो हैं कबायली हैं, ठीक है, तो हमारे यहाँ दुश्मनियाँ चलती रहती हैं, और कुछ चले ना चले अम्मी और फुफ्फो का अपना एक कबीला है ठीक है उनकी लड़ाइयाँ चल रही होती हैं, तो वो थ्रेट्स मिलते रहते हैं छोटे छोटे। किडनैपिंग एंड हॉस्टेजेस हो सकते हैं, ठीक है, कभी बंदा खुद रहा हो, ठीक है, कभी उसने किसी को विटनेस किया हो, क्योंकि मेरा बच्चों के साथ भी बड़ा काम रहा है तो वो चीज़ें भी मैं देखता रहूँ, तो इसलिए ये वेरिएबल्स ऐड करता रहूँ। पहले ये बहुत लंबा था, 300 से ज़्यादा वेरिएबल्स मैंने ऐड किए हुए थे, फिर मैंने थोड़े कम कर दिए जो ज़्यादा कॉमनली आ रहे थे। बाकियों के खाली स्पेस आप देख रहे होंगे ना, ये वाला जो आपको नया मिलता है वो आपने यहाँ पर ऐड कर देना है। मेरी सारी ज़िंदगी की मेहनत पूंजी है और आप इसको काम ही नहीं करते हो कसम से अच्छा आगे देखो, किडनैपिंग एस्ट्रेज, विटनेस वायलेंस एंड एक्सीडेंट। समटाइम हम देखते हैं, अगर मुझे कोई पूछे कि आपकी ज़िंदगी में सबसे ऐसा वाक़या कौन सा है जब आपको तरस आ रही होगी बहुत ज़्यादा, तो 2 वाक़यात हैं और दोनों ही आग के साथ हैं। एक मैंने देखा था, वो बावलपुर में कोई ट्रेन को आग लग गई थी, ठीक है, तो वो ट्रेन चलती जा रही है, बीच में आग लगी हुई है, बंदा हाथ हिला रहा है तो वो बेचारा मर गया। फिर एक रिसेंटली किसी ने कोई वीडियो मुझे शेयर कर दी
ठीक है, तो उसमें जो है ना वो क्या नाम है, किसी की भैंसों के बाड़े को आग लगी हुई है, तो भैंस बधी हुई है और बेचारी वो शोर कर रही है और वहीं पे गिर जाती है। तो इस तरह के जो है होते हैं आपकी लाइफ में इंसिडेंट्स होते हैं जो आपको बार बार तंग कर रहे होते हैं कि यार ये नहीं होना चाहिए था, मैंने क्या देख लिया। तो इसी तरह से एक्सीडेंट कोई देख लिया किसी का। लेकिन यहाँ पर ये होता है आपके अंदर एक बिहेवियर होता है उस बंदे को उस प्रॉब्लम से निकालने का। आजकल एक बहुत प्रॉब्लम आ रही है कि लोग दूसरे की प्रॉब्लम को हल करने के बजाय पॉपुलर होने के चक्करों में वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। ये बहुत ही मसला आ गया हुआ है कि भाई वो फलां जगह पर ये हुआ वो हुआ, ठीक है, तो ये बड़ी गलत चीज़ है ना। डेड बॉडीज़ या कॉर्पसेस, लोगों को मरा हुआ देखना, ठीक है, हादसात होते हैं, 50-50 बंदे एक साथ में मर जाते हैं, उनको ट्रक में डाल के लेकर आते हैं, क्योंकि हमारा नाम क्या है बंदे को कफन में डाल के आराम से कब्र तक पहुंचाना। लेकिन आपने एक एबनॉर्मल चीज़ देख ली, बंदे की डेड बॉडीज़ टूटी फूटी देख ली, तो हमारे लिए एक नफ्सियात के ऊपर बड़ा एक वो करते हैं। तो जब आप अपने क्लाइंट को एक्सप्लोर करोगे ना, तो वो कहते हैं ना रातें और भी बहुत सारी हैं, पता नहीं वसल के सिवा। हाँ, इसी तरह से नशे के अलावा भी बहुत सारे प्रॉब्लम है। हमने उनको आइडेंटिफाई करेंगे तो नशा वो भूल जाएगा, ठीक है। ये तो पीक वजह बनी ना इधर आने की वजह नशा बनी। लेकिन नशे तक पहुंचने के लिए जो वजह बनी है वो ये हैं, उनको हमने एक एक एक्सप्लोर तो करना ही करना है। फैमिली मेम्बर किल्ड या मिसिंग, उनमें से किसी की डेथ हो गई, किसी ने मार दिया या मिसिंग पर्सन में चला गया, ठीक है, पता ही नहीं चलता, बंदा घर से जाता है कहीं पानी में डूब जाता है, सडन कुछ भी हो जाता है, कोई पता नहीं। प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉयड और लॉस, बारिशें हुई, पानी आया, आपके खेत ख़त्म हो गए, कल्याण ख़त्म हो गए, ठीक है, आप कोई बिज़नेस शुरू कर रहे थे वो ख़त्म हो गया, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, वो देख लें। सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ देख लें, प्रॉस्टिट्यूशन। अच्छा, फिर उसके बाद है साइकोलॉजिकल वायलेंस, कोई साइकोलॉजिकल वायलेंस चल रहा है कोई बंदे के ऊपर, वो चीज़ें देख लें। चाइल्ड अब्यूज़ या इल ट्रीटमेंट, ठीक है, जब वो बच्चा था तो उसके साथ सही ट्रीटमेंट नहीं हुआ, पेरेंट्स में से किसी की डेथ हो गई, एक पेरेंट ने नई शादी कर ली, बंदा सौतेले माँ या बाप के घर चला गया, वहाँ पर परेशानी हुई, सौतेली माँ ने बड़ा परेशान कर रखा, ये चीज़ें भी आ जाती हैं। फैमिली मेम्बर डिसीज्ड, उसी के साथ लिंक्ड है। फिर उसके बाद एक्सीडेंट आ गया, ऊपर भी है, ऊपर है कॉन्टैक्ट है, मतलब रीज़न फॉर कॉन्टैक्ट है, और नीचे ये है कि वेंट थ्रू, कि कभी ना कभी इन चीज़ों में से गुजरे हैं। फिर ब्रेकअप हो जाता है बंदे का अक्सर, ठीक है, फिर कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं हस्बैंड वाइफ के, डिवोर्स हो सकती है, ट्रबल विद जस्टिस हो सकती है, बंदे ने किसी ने उसके ऊपर केस कर दिए या उसने केस कर दिए, या उसका किसी ज़मीन जायदाद का था, किसी ने कब्ज़ा कर लिया, ठीक है, इंसाफ तक उसूली नहीं मिल सकती। या आप जी कोड में सर्च करोगे, इंसाफ तक सही इंसाफ ना मिलना भी इंसान के लिए कितना प्रॉब्लमेटिक होता है, वो भी आप देख सकेंगे। इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स, कुछ लोगों की अगर औलाद नहीं हो पाती तो वो भी एक बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। चाइल्ड हैज़ एट स्कूल एंड फैमिली, ये अच्छा, फेल इन एग्ज़ाम, सम टाइम आपने देखा होगा कि बंदा किसी एक बड़े एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाता है, वो स्ट्रेस ले बैठा है और चीज़ें आगे निकल जाती हैं, और कोई और कंडीशन तो आपने वो लिखनी है। अब आप ये देखो, जी में मेजर 6 कैटेगरीज हमने डाल दी हुई हैं, लेकिन आपने जब आप फिज़िकल में चेक कर रहे हो तो आपने DSM को खोल के देखना है। ऑनलाइन वाले इन 6 को ही देखेंगे। वजह यह कि उनके पास कम सिविरिटी के साथ लोग आते हैं, वो चलते फिरते खुद बातचीत करते आएंगे। लेकिन हमारे पास जो बंदा आएगा उसके माइंड में लाखों फियर्स हैं, वो ऑलरेडी डिटेंड हुआ है, तो ये सारी चीज़ें देखनी हैं। फिर जब आपने ये देख लिया, जिसकी ज़्यादा सिम्टम्स बन रही हैं, 2, 3, 4 टिक्स हैं, अगर सिम्टम ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर में कोई 1 या 2, एक से ज़्यादा सिम्टम्स भी मैच हो रही हैं, तो आपने उसको प्रायोरिटी पे रखना है कि नंबर 1 उसको लिखना है, ठीक है, क्योंकि इसमें उसको कोई एक डिल्यूजन्स हो रहे हैं या हेलुसिनेशंस हो रहे हैं, दोनों में से कोई एक आध भी हो रहा है तो रियलिटी कॉन्टेक्ट तो ख़त्म है ना, और उसके बाकी एरियाज ऑफ लाइफ भी डिस्टर्ब हो चुके होंगे। तो लिहाजा आपने इसको प्रायोरिटी पे नंबर 1 दे दो। फिर आगे आप देखो, ट्रॉमेटिक इश्यूज़ हैं, पोस्ट ट्रामा देख लो, सिम्टम ऑफ डिप्रेशन देख लो, साइकोटिक डिसऑर्डर देख लो, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर देख लो, बिहेवियरल प्रॉब्लम देख लो। बिहेवियरल प्रॉब्लम के अंदर हमने सब्सटेंस अब्यूज़ को रखा हुआ है। ये बिहेवियर प्रॉब्लम के अंदर आता है कि बंदे का रवैया चेंज हो जाता है।
अक्सर घर वाले कहते हैं इसको पकड़ो ज़रा, इसकी चित्र रोल भी करो, ये भी करो, कहते हैं लोग। ठीक है, हम लेकर आते हैं उस बंदे के साथ, बड़े प्यार से बात करते हैं। घर वाले अगले दिन बेचारे दूध भेज रहे होते हैं, बाकी चीज़ें भेज रहे होते हैं। कहने का मतलब ये कि एक बिहेवियरल लड़ाई चल रही थी ना, दुश्मनी तो नहीं थी, एक बिहेवियरल इशू था। घर वालों का गुस्सा जब कम हो गया तो उनको तो वो लाडला था ना, वो तो उसकी हर चीज़ के ऊपर आ जाएंगे। अच्छा, फिर आपने ये चीज़ें देखने के बाद आपने उसका फेस स्केल देखना है। इसको कहते होते हैं SUD, सब्जेक्टिव यूनिट ऑफ डिस्ट्रेस। एक काम तो करो, वैसे पहले लड़कियां बड़े काम करती होती थी, आप लोग पता नहीं क्यों नहीं करते हो। ये जो स्माइली से नज़र नहीं आ रहे हैं, इस तरह के स्माइलीज देखो। सब्जेक्टिव यूनिट ऑफ डिस्ट्रेस स्केल जो है ये 0 से लेकर 10 तक होता है कि आप अपनी कंडीशन बताओ आप कहाँ पर हो। तो ये ऐसे करो, जब कोई बंदा आए उसको वेटिंग रूम में लगा लो, उसके ऊपर उर्दू में बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि सब्जेक्टिव यूनिट ऑफ डिस्ट्रेस है, तो आप हमारे पास आए हो, वेलकम। अभी आप अपना मूड हमें बताओ कौन सा है, ये उठा के इसके ऊपर टिक कर दो, इसके ऊपर लगा दो, तो वो खुद ही आकर लगा लेगा। तो वो बड़ा एक अच्छा गेम भी लग रही होती है। स्माइली वो मैं लेकर आया था, वो किसी ने, वो हमारे पास एक होता था मैनेजर, वो मेंटल सा, उसने क्या कर दिया, इधर उधर सारी चीज़ें लगा दी। याद है? इनका दोस्त होता था। बताता हूँ आपको। अच्छा, वो उसने ना हर जगह पे वो चिपका दिया। मैंने मकसद कुछ और था, हाँ मकसद कुछ और था, कुछ और कर दिया। तो इसलिए जो है ना, हमने वो लगाना है एक फ्रेम सी ना, वो पेनाफ्लेक्स के ऊपर चिपका देंगे चेपी के साथ, डबल टेप के साथ। तो वो जब कोई आता है वो आकर देखता है, पढ़ता है, तो वो ज़रा एक अच्छा सा उसको लग रहा होता है। अच्छा, इसी तरह से हम क्लाइंट से भी डेली का डेली हम उनसे पूछ सकते हैं कि जब आप आए थे तब क्या था, आज जब जा रहे हो तब क्या है। ठीक है, तो वो खुद अपना बता सकता है। इसके बाद व्हेन दीज प्रॉब्लम या दोज प्रॉब्लम स्टार्टेड, कब हुई थी। समटाइम आज ही, कुछ 3 दिन से, क्योंकि ऑनलाइन और फिज़िकल दोनों मिक्सअप होते हैं। हमारा जो केस हिस्ट्री फॉर्म जो है ये हम दोनों के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको थोड़ी सी चीज़ें इसमें ऐसी लगेंगी कि ये चीज़ इसने पहले से क्यों पूछी हुई है, क्योंकि ज़रा आसानी होती है, बंदा उसमें देख लेता है। सिंस चाइल्डहुड मोर देन 5 years, जितना भी है। कुछ लोगों के प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं, वो कहते हैं यार ये मेरे प्रॉब्लम 2 साल से चल रहे हैं, ड्रग तो मैं 5 साल से ले रहा हूँ, तो आप मुझे 5 साल पहले क्यों नहीं लाए। तो इसका मतलब ये कि वो जो आपके 3 साल लगे, उस टाइम आपकी बॉडी भी एक्सेप्ट करती गई उसको, आप मैनेज करते रहे, चीज़ें बेहतर होती रहीं, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं फील हुआ फैमिली को। यानी कि आपका जो बिहेवियर है वो एक एडजस्टेबल रहा, लेकिन अब एडजस्टेबल नहीं था, इसलिए आपको आना पड़ा। फिर इसके बाद है डिस्क्राइब एरिया ऑफ रिडक्शन इन डेली फंक्शनिंग। अब हमने उसको फंक्शनैलिटी की भी तरफ तो लाना है ना। अब आप उसकी रिडक्शन कैसे मेजर करोगे, उससे पूछोगे क्या काम करते हो, पहले क्या करते थे, अब क्या करते हो। वो बताएगा कि मैं नौकरी नहीं कर पा रहा, रिडक्शन हो गई, घर से बाहर नहीं जाता हूँ, या घर आता ही नहीं हूँ। ठीक है, लड़ाई जल्दी हो जाती है, बीवी से बातचीत नहीं है, अम्मी से बातचीत नहीं है, अब्बू से बातचीत नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ जो है ये रिडक्शन में आ जाएगी। हमने इसको देखना है। मैं कुछ कमा नहीं पा रहा। हमारे पास ना बहुत सारे लोग बड़ा वो कह रहे होते हैं कुछ नहीं, पैसों की तो कमी मुझे कोई नहीं है। पैसों की कमी की बात नहीं है, पैसे हैं या नहीं है, आप क्या करते हो, आपका कंट्रीब्यूशन क्या है। समझ आ रही है ना आपको, ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। लिहाजा आप अपना कंट्रीब्यूशन देखोगे तो वो करोगे। व्हाट एरियाज ऑफ लाइफ द पेशेंट आर फंक्शनिंग गोइंग वेल। सब कुछ ही तो ख़राब नहीं है ना, कुछ चीज़ें बेहतर भी हैं। उसकी बोलचाल ठीक है, उठना बैठना ठीक है, अपनी बात को एक्सप्रेस करना ठीक है, खाना पीना ठीक है, नींद ठीक है, सोना ठीक है, जागना ठीक है, तो लिखते जाओ। नौकरी सही से कर रहा है, नौकरी पे दोस्त सही हैं, आपको कितने लोग मिलेंगे इस तरह से। तो इसलिए जब आप रिडक्शन को भी और फंक्शनिंग को भी आइडेंटिफाई कर लोगे तो जो फंक्शनैलिटी है उसके वो प्लस पॉइंट बन जाएंगे कि ये इसके अंदर अच्छी चीज़ है, और जो रिडक्शन है वो आपके गोल्स बन जाएंगे, क्योंकि उनको हमने वापस अपनी जगह पर लेकर आना है। आगे सपोर्ट अवेलेबल है कि नहीं है, फैमिली कितनी सपोर्टिव है, पेरेंट्स, बहन भाई, बीवी, बच्चे कितना सपोर्टिव हैं, फाइनेंशियली कितना है, एटीट्यूड वाइज कितना है, उसको कितना एक्सेप्ट करेंगे, कितना नहीं करेंगे,
पेरेंट्स, इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा जो हमारे पास 30 साल से या 25 साल से छोटे हैं तो पेरेंटिंग स्टाइल हम लगा रहे होते हैं, देखा है ना अक्सर का। पेरेंटिंग स्टाइल हम क्यों लगाते हैं? समटाइम पेरेंट्स के ऊपर भी या बच्चों के ऊपर भी, ताकि हमें उसके पेरेंटिंग स्टाइल का पता चल जाए, फैमिली सपोर्ट हमें आसानी से पता चल जाएगी। फिर पेरेंटिंग स्टाइल के बाद फिर हम देखते हैं कि फैमिली में से कौन सा पेरेंटिंग स्टाइल था, तो फैमिली को हम बताते हैं कि भाई आपने ये चीज़ ऐसे ऐसे मैनेज की हुई थी जिस वजह से बच्चे को रूल्स एंड रेगुलेशंस का नहीं पता लग सका, ठीक है। तो इसलिए अब आपने इसके ऊपर भी काम करना है, यानी कि बिहेवियर के ऊपर आपने मज़ीद काम करना है। और यहाँ पर फिर आपको थॉट डिस्ट्रैक्शंस का भी अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी। और हमेशा एक चीज़ याद रखो, अपने लिए एक डायरी रख लो, एक कागज़ रख लो, अपने क्लाइंट का डिस्टॉर्शंस अपने पास लिखते जाया करो कि क्लाइंट नंबर फलाना ये डिस्टॉर्शन है, ये डिस्टॉर्शन है, लिहाजा अब हम इसके ऊपर काम करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद ये है कि गोल फॉर द काउंसलिंग, ठीक है, या फर्स्ट प्लान ऑफ एक्शन, क्या क्या हमने किया। ऑब्जेक्टिव लिखना शुरू कर दिए, रिडक्शन इन फलाना, उसके सिम्टम्स को कम करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। हमने उन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लिया, सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ तक जो है ना हमारा सिर्फ काउंसलिंग का काम है, दाखिले वाला नहीं है या डायग्नोसिस वाला नहीं है। यहाँ पर साइकेट्रिस्ट भी हमने कहीं इन्वॉल्व नहीं किया, मेडिकल ऑफिसर भी हमने कहीं नहीं इन्वॉल्व किया। सम टाइम क्लाइंट आता ही हमारे पास एज अ साइकोलॉजिस्ट लेके, यहाँ पर हमने टेंशन, डिप्रेशन, प्रॉब्लम, तलाक और यही चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। फील कर रहे हो ना? यहाँ पर आपने अपने क्लाइंट का केस क्लोज कर देना है, अगर वो ऑनलाइन है, अगर वो फिज़िकल है, या अगर फिज़िकल नहीं भी है तो फिर भी आपने देखना है। यहाँ पर आपने अगले पेज पर आप आओगे तो यहाँ पर एक आपसे पार्ट H8 में पूछता है, डज द पेशेंट यूज़ द साइकोट्रोपिक मेडिकेशन। जो ही ये चीज़ होती है वो खुद यूज़ करता है या प्रिस्क्राइब मेडिसिन ले रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अब आपके साथ अब आप अकेले नहीं हो, ट्रीटमेंट में अब साइकेट्रिस्ट भी इन्वॉल्व होगा। आपने जैसे भी देखा उसने, वो कहते हैं मैं जी कभी कभी गोलियां खाता हूँ, गेबिका खाता हूँ, ये करता हूँ, नहीं, क्योंकि अब आपकी एक्सपर्टीज़ यहाँ से लिमिटेड हो रही है। अगर आप यहाँ से लिमिटेड चीज़ों को हम वो करते हैं ना, वो नई गोलियों के बगैर वाला, मैं डॉक्टर हूँ, अक्सर लोग करते हैं ना, मैं गोलियों के बगैर, दवाई के बगैर वाला हम इलाज कर देते हैं। भाई ऐसा नहीं है, हम अपना पार्ट कर रहे हैं, हम अपना एक छोटा सा पार्ट कर रहे हैं, बाकी ट्रीटमेंट में तो उसकी फैमिली है, क्लाइंट खुद मैनेज कर रहा है ना, ठीक है। यस कर रहा है तो फिर आगे आपसे पूछ रहा है कि कौन सी वाली। अब मुझे क्या पता एंटी साइकोटिक कौन सी होती है, एंटी डिप्रेसेंट कौन सी है, एक्सोलाइटिक कौन सी है, एपिलेप्टिक कौन सी है, तो मुझे तो नहीं पता। मैंने क्या करना है, उससे ये पूछना है जो प्रिस्क्रिप्शन है आपके पास वो मुझे दे दो, उसकी फ़ोटो कापी लेके आप इसके साथ लगा दो। आप अक्सर क्लाइंट का प्रीवियस ट्रीटमेंट रिकॉर्ड देखते हो ना, डॉक्टर साहिबा वो लगा लेती है ना साथ में, वो चीज़ है। फिर साइकेट्रिस्ट खुद ही पढ़ लेते हैं कि अच्छा ये चीज़ है। अब हमें तो नहीं पता वो मेडिसिन किस लिए दी गई है, हमें उसका नाम हमने ऊपर से पढ़ा तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया कि ये चीज़ डॉक्टर ने ली थी या ये बंदा खुद ले रहा था। अब यहाँ पर ये कि मैं तो ऑनलाइन काम कर रहा हूँ, मैं तो देख रहा हूँ कि क्लाइंट मेरे बस का तो नहीं है, उसके तो मेडिसिन भी चाहिए, तो मैंने यहाँ पर लिख लेना है यस रेफरल अप्लाइज। बिल फर्ज वो ऑलरेडी साइकेट्रिस्ट से लेके आ रहा है तो फिर रेफरल की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी चल रहा है। फिर उसके बाद अगर आपने रेफर कर दिया तो कहाँ पर किया वो चीज़ें देख लें, और फिर यहाँ पर आप उसका केस क्लोज़ कर सकते हैं उसकी वो चीज़ें देख के कि वो अभी क्या फील कर रहा है, क्या फील नहीं कर रहा। अब आगे हम चलते हैं। आपने उसके साथ देखा जी कि ड्यूरेशन ऑफ द टोटल ट्रीटमेंट, आपने सेशन उसके साथ ऑनलाइन लिए, 1 माह लिया, 2 माह लिए, ठीक है, आपने वो एंटर कर दिया जी कि हमने फिर कितने सेशंस लिए, रीज़न फॉर क्लोजिंग क्या थी, तो वो रीज़न उसमें ये है कि एक सिग्निफिकेंटली इम्प्रूवमेंट हमने देखी, या क्लाइंट ने एक बार रब्ता किया था फिर वो आया ही नहीं है, ठीक है, ऐसे भी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये है कि हम अगर वो एडमिटेड है तो हम कहते हैं कि अभी क्लोज नहीं है, पिक्चर अभी बाकी है। आगे चलते हैं। आगे आता है जी सेकेंडरी असेसमेंट, DSM, नीड थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस। आपके पास क्लाइंट यहाँ पर मिनिमम 28 डेज़ रहेगा जब आप ये वाली असेसमेंट शुरू करोगे, और आपके पास मेजॉरिटी जो क्लाइंट है वो इतना इससे ज़्यादा रहते हैं।
हमारे पास जो अभी एवरेज टाइम चल रहा है कि हमारे पास क्लाइंट एक एवरेज टाइम कितना देते हैं, एवरेज स्टे कितना है? 3 मंथ्स। 3 मंथ्स तो इंडिविजुअली है ना कि आपने भी 3 मंथ्स, आपने भी। कुछ लोग 15 दिनों के बाद जा रहे हैं, कुछ 10 दिनों के बाद जा रहे हैं, कुछ का एक्सटेंडेड है। तो हम क्या करते हैं, उनका टोटल स्टे जो होता है उसको जब हम वो लगाते हैं, ड्रैग करके फ़िल्टर लगाते हैं, तो 65 डेज़ बन रहा है। हाँ, उसमें से जब हम एडिक्शन वालों को करेंगे अलहदा और साइकेट्रिक इश्यूज़ वालों को अलहदा करेंगे, तो साइकेट्रिक इशू वालों का लंबा बन जाता है, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम्स को लेके चलना, क्योंकि उसकी जो वजह है वो पर्सनालिटी हो सकती है। ड्रग थी, ड्रग ख़त्म हो गई, सिम्टम्स रिड्यूस होना शुरू हो गई खुद ही से। लेकिन जब आपको एक और प्रॉब्लम आ गया तो उसके लिए आपको थोड़ी सी चैलेंजिंग चीज़ करनी पड़ती है, क्योंकि थॉट्स के ऊपर काम कर रहे हैं हम। आगे देखो, यहाँ पर पार्ट आई है, इसके अंदर 19 डिसऑर्डर्स हैं और 20वां जो है वो अदर है, जो कि यहाँ पर मौजूद नहीं है। ठीक है। यहाँ पर आपने देखना है अब तक की आपकी जितनी भी असेसमेंट है वो आपने देखना है। ट्रॉमा था तो ट्रॉमा की चेकलिस्ट, DSM की कल्चरल फार्मूलेशन की चेकलिस्ट, समझ आ रही है। और यहाँ के लिए आपको एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होना ज़रूरी होता है। यहाँ से ऊपर तक का आपको कोई मसला नहीं है, चल जाएगा। आपने काउंसलिंग की है ना, आपने रेफ़र कर दिया, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को रेफ़र कर दिया। देखो ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर कहीं होगा ना, रेफरल किया साइकेट्रिस्ट, अदर साइकोलॉजिस्ट, अदर मेडिकल सर्विसेज, रिहेबिलिटेशन सेंटर या ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर, हमने उसको रेफ़र कर दिया। तो लेकिन यहाँ पर जब आप आ गए तो आपको फिर एक्सपर्टीज़ थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए। ठीक है, कल्चरल फार्मूलेशन चाहिए, क्रॉस कटिंग फार्मूलेशंस चाहिए। तो वो मैं आपको पहले लेक्चर दे चुका हूँ, इसके ऊपर अपना आप देख सकते हो क्लासरूम के अंदर। ठीक है, आगे आ जाता है थेरेपी रिकमेंडेड। अब आपने BS लेवल पर तो थेरेपी नहीं पढ़ी हुई होती, इतनी डिटेल में नहीं पढ़ी हुई होती, क्योंकि BS आपके पास एक चौराहे की तरह है, एक चौक है। ठीक है, आप राइट जाओगे तो क्लिनिकल साइकोलॉजी की तरफ जाओगे, स्ट्रेट जाओगे तो आप इंडस्ट्रियल की तरफ जाओगे, लेफ़्ट जाओगे तो आप हेल्थ की तरफ जाओगे। तो इसका मतलब ये है कि आप वो 3-4 किस्म के जितने भी वो हैं फील्ड हैं, आप उनमें एक्सपर्ट नहीं हो, लेकिन जा सकते हो, आपके पास रास्ता है। हाँ, कुछ जगहों पर BS क्लिनिकल कहा जाता है और पढ़ाया भी जाता है, तो उसमें क्योंकि वो जो क्लिनिकल साइड पे वो जा रहे होते हैं, एक्चुअली बाय नेचर वो उनको हॉस्पिटल की तरफ ही लेके जा रहे होते हैं, क्लाइंट्स की तरफ ही लेके जा रहे होते हैं। तो इसलिए आपकी में से जितने भी मेजॉरिटी जो आए हैं, तो आपने थेरेपीज़ पढ़ के, DSM पढ़ के, थोड़ा थोड़ा पढ़ के आए हो। अक्सर लोग कहते हैं हमें यूनिवर्सिटी वालों ने DSM नहीं पढ़ाया, तो इसलिए नहीं पढ़ाया कि आप तो BS में हो। ठीक है ना, तो वो बिल्कुल ऐसे ही है कि एक छोटा सा बच्चा हो, उसके मुंह में दांत ही ना हो, तो वो बोले मुझे अम्मी ने अखरोट नहीं दिए कि मैं खुद ही तोड़ लेता, कि भाई तेरे मुंह में दांत ही नहीं है तो किधर से तोड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए ये है कि यहाँ पर लिमिटेशंस होती हैं, समझ आ गई। अब आगे देखो, रिकमेंडेड थेरेपी में आपने उसकी डिस्ट्रैक्शंस वगैरह देख ली, सारी चीज़ें देख ली। आपने देखा कि यार मेरे क्लाइंट को ना फैमिली के साथ प्रॉब्लम आ रही है, पीछे आप जिक्र कर चुके हो ना, तो फैमिली थेरेपी भी होना बहुत ज़रूरी है। फिर आपने ये देखा कि यार मेरे पास ना ज़्यादा जो है इस बार एडिक्शन के क्लाइंट हैं, तो मैं एडिक्शंस वालों के साथ एक ग्रुप थेरेपी भी कर सकता हूँ। मैं स्मोकिंग के लिए, अब आपको मैं क्या चीज़ बताता हूँ, अब स्मोकिंग के लिए आप स्मोकिंग टेक्निक्स यूज़ कर सकते हो। आप बंदे को कैसे वो चीज़ें करनी है, और अक्सर लोग कह रहे होते हैं सोचो तुम सिगरेट पी रहे हो ये वो, उससे पहले बेस बनाई है कि नहीं बनाई है। बेस बनती है जब ना, तो वो खुद ब खुद आपको चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अच्छा, फिर उसके आपने देखा कि रिलेशनशिप इश्यूज़ आ रहे थे, तो इंटरपर्सनल थेरेपी आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, आपने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। तो अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है या MS कर रखा है तो आपने ज़रूर पढ़ी होगी और अप्लाई भी की होगी, और आपने किसी सुपरवाइज़र के अंदर आपने लेके करी भी होगी। अच्छा, फिर उसके बाद है आपने कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी आपने पढ़ी है, की है,
तो अब वो कर सकते हो। उसके लिए आपने डिस्टॉर्शन देखने हैं, सारी चीज़ें देखनी है। इससे ऊपर पार्ट आई से ऊपर का जो है, हम डिसऑर्डर को नाम नहीं देते, लेकिन यहाँ पर हमने नाम दे दिया, हमने इसको टेंटेटिवली डायग्नोस भी कर लिया कि इसकी सिम्टम ज़्यादा इसमें मैनेज हो रही हैं। फिर हमने ये देख लिया कि यार मैंने रिकमेंडेड तो इसको कर दी हुई है, ग्रुप थेरेपी कर दी हुई है, तो ग्रुप सेशंस हमारे कितने हुए हैं? ग्रुप सेशंस का रिकॉर्डर कौन है, रिकॉर्ड कीपर कौन है, आपने खुद डिसाइड करना है। सारे साइकोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं, जी हाँ जी मैं हूँ, ठीक है मैं करूँगा। अच्छा, क्लाइंट हमारे हमसे पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, वो हो जाएगा, उसको कह देंगे आप नोट्स बना लो आज के। यानी कि एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट में हमने विद इन टीम रह के काम करना होता है। तो ये एक तरह का एक जर्नी है जो कि हम सारे उसका थोड़ा थोड़ा पार्ट है और हमने करना है। एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन कितनी है, अब आपने ये देखना है कि एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन किस चीज़ के लिए मांगी जा रही है। हम देख रहे हैं कि जी फैमिली सेशंस, जो फैमिली थेरेपी हम कर रहे हैं, उसके लिए कितनी हो सकती है, बंदे के अंदर रिजिडिटी कितनी है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स किस हिसाब तक है, यहाँ तक आप उसके ASI टेस्ट बेस्ट सारा कुछ कर चुके हो। ये जो पार्ट आई है ना, ये आसान नहीं है, इसके अंदर आपने डायग्नोसिस बनाना है। पीछे वाले में आपने असेसमेंट कर ली, यहाँ पर आपने डायग्नोसिस बनाना है। डायग्नोसिस में आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आ गई कि हमने ये भी करना है, ये भी करना है, ठीक है, कंफर्म हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आपने डायग्नोसिस बनाते हुए आपने दूसरे जो आपके प्रोफेशनल्स हैं उनका अगर पहले से फीडबैक है, साइकेट्रिस्ट है तो उनकी मेडिसिन की स्लिप साथ में लगी हुई होगी, अगर मेडिकल ऑफिसर्स हैं तो उनका वो लगा हुआ होगा, कोई टेस्ट वेस्ट हुए हैं तो उनका लगा हुआ होगा, ठीक है, आपके पास एक एविडेंस होगा। फिर उसके बाद अगर ऐसा नहीं है तो आप यहाँ पर मौजूद हो तो आपको उनकी फ़ाइल तक एक्सेस होता है, वो आप देख सकते हो कि हाँ जी साइकेट्रिस्ट ने क्या कहा है, मेरे क्लाइंट के बारे में क्या कहा है, उन्होंने मुझे 5 टेस्ट कह दिया, उन्होंने मुझे असिस्ट और ASI का कह दिया। जैसे आज वो कह रहे थे कि फ़लाँ क्लाइंट को आप ASI वो कर दो, तो आगे से किसी ने बताया कि ASI हम जल्दी नहीं कर सकते, वजह यह कि अभी तो उसकी बेस भी नहीं बनी, कल ही तो आया है, कल ही आया, तो वो तो कहते हैं मैं तो कुछ भी नहीं लेता। तो जब वो ये कहते हैं मैं कुछ भी नहीं लेता, तो जो चीज़ वो लेता ही नहीं है उसके नुकसानात हम उससे कैसे पूछ सकते हैं? तो ये वर्बली जब वो बोलना शुरू होगा, एक एतमाद बनेगा, तो तभी बता पाएगा। और उसको ये फियर ना हो कि मैंने अगर बता दिया मैं चरस लेता हूँ तो मुझे पता नहीं 8 महीने के लिए बंद कर देंगे, ये वो नहीं, उनसे कोई भी नहीं बंद करने वाला। ड्रग तो आपको थोड़े टाइम के लिए रखती है, रवैया आपको ज़्यादा टाइम के लिए रखेगा। समझ आ गई ना आपको? आगे देखो, थेरेपी आउटकम, जो हमने थेरेपी उनको अप्लाई की उसका कोई आउटकम है कि नहीं है। सेशन रिपोर्ट्स आपके पास कितनी है, कहाँ पर हैं? आपने CBT वो की, CBT में आपने उसको देखा, उसका एक डिस्टॉर्शन था, उसको आपने देख लिया, उसको आपने चेक किया कोई भी टेक्निक लगा के, तो आपने वो जितने भी प्रोसीजर किया है वो कहाँ पर है। तो आपने एक चीज़ देखी होगी, किसी भी अदारे में सबसे कम डॉक्यूमेंटेशन साइकोलॉजिस्ट करते हैं। अभी भी हमारी सारी फाइलें उठाकर देख लें, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट की डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा है। सेशन लेगा, उसके बाद उसको डॉक्यूमेंट करेगा, उसके बाद आगे लेके चलेगा। तो हम नहीं करते, हम कहते हैं कल कर लूँगा, कल कर लूँगा, कल कर लूँगा। कल करते 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 वो इतना ज़्यादा बर्डन बन जाता है कि हम नहीं कर पाते। मैं कितने साइकोलॉजिस्ट के साथ बैठता हूँ, उनको पूछता हूँ कि आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है? नहीं है। इसलिए अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन नहीं की तो इट्स मीन कि आपके पास आपने कुछ भी नहीं किया। अगर कोई ये कहते हैं कि आप बहुत अच्छे हो, आपका अखलाक बहुत अच्छा है, आपका ये अच्छा है, तो वो तो कोई भी बहुत अच्छा हो सकता है। अगर आप अच्छे प्रोफेशनल हो तो आपके पास वो पूरी चीज़ होगी। अक्सर लोग जाते हैं टीवी पे, जी कहते हैं बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट डिप्रेशन में ये होता है वो होता है। नहीं, बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट क्यों? मेरे तजर्बे के मुताबिक ये है। आप बताओ कि यार पिछले 1 साल में मैंने 110 पेशेंट देखे, 15 सुसाइड किया है, आपका डेटा है। अच्छा ठीक है, उनमें से 60 जो हैं वो एडिक्शन के थे, उनमें से 40 शादीशुदा थे, उन शादीशुदा के 70 बच्चे हैं, स्कूल गोइंग है, बर्डन नहीं है। वो बच्चे किसका खाएंगे, किसका पिएंगे? फादर तो डिटेन हुआ है यहाँ पर, वो बेचारा क्या करेगा, कैसे कमाएगा?
तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं थी उसकी ऑक्यूपेशनल थेरेपी करते हम? ये चीज़ है। तो इसलिए वन बाय वन एक एक चीज़ के ऊपर हमने काम करते जाना है। और उसमें ये होगा कि देखो हिदायत अल्लाह पाक की तरफ से आती है, हमने इनसाइट डेवलप करते ही रहना है। रोज़ाना आप एक सेशन ले लो, बस एक सेशन रोज़ाना ले लो, बेहतरीन ले लो, उसके ऑब्जेक्टिव्स आपको पता हो, आउटकम्स पता हो, और आपका क्लाइंट और आप दोनों उसके ऊपर एक पेज पर हों। जब आप एक पेज पर होंगे बड़ा अच्छा चलेगा। जब उसको कुछ पता ही नहीं है, आपने अलहदा से चीज़ें बना ली हैं, उस बेचारे ने अलहदा से बना ली हैं, तो बड़ी परेशानी है। फिर उसके लिए वो परेशानी ऐसी है कि वो बददिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर एक और चीज़, हम फैमिलीज़ को भी क्या कहते होते हैं कि भाई हमारी जो ट्रीटमेंट का तरीक़ाकार है ये जहाज़ की तरह है, उसको चलाते टाइम भी आपने बहुत सारी चीज़ें चेक करनी है, हवा में उड़ जाए। अब यहाँ पर है ना, ये समझो कि हम हवा में हैं, तो जब रोकना पड़ेगा तो हमें पहले बताना पड़ेगा कि भाई ऐलान कर दो कि फ़लाना एयरपोर्ट आने वाला है, अभी हम डाउन होंगे, लैंड करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। साइकेट्रिस्ट अपने रिमार्क्स लिखता है, देखो आपके सामने ये सारी चीज़ें, डॉक्टर साहब अपना लिखती है, साइकोलॉजिस्ट अपनी रिपोर्ट फाइनल करता है। देखो हमें जब सडन आ जाता है, सुबह हम आ रहे हैं जी, हमारे लिए अजाब बन जाता है, क्योंकि हमने और काम करने होते, नहीं रिपोर्ट बनानी है, क्योंकि हमने अपनी जस्टिफिकेशन दे रहे हैं ना, तो हमने करनी है। वो बेचारी हादिया लगी हुई होती है, ठीक है, अभी लतीफ़ा उनके साथ वो हम अटैच करने की कोशिश करेंगे, यार करना है हमने। अच्छा जी, वो अच्छा ये टेस्ट हुआ था, MMS हुआ था, नहीं एसेस्ट हुआ था, क्या रिपोर्ट थी, ये थी, वो मैनुअली उसमें लिखा हुआ है। बाबा कहते हैं मुझे आज कब्ज़ हुई थी मुझे खांसी लगी थी, उस पर वो लिखा हुआ होता है। ये सेशंस नहीं है, सेशन रिज़ल्ट क्या था वो आपने लिखना है, ये चीज़ है। तो वो आपने लिखा जल्दी से, हाँ जी फ़लाँ टाइम फ़लाँ चीज़ें ये हुई, वो जल्दी से उसने टाइप करना है, रिकॉर्ड बनाना है, सारा कुछ करने 4-5 पेजेस पे रिपोर्ट बनेगी, तैयार करेंगे और वो हमने उठा के उसमें दे देनी है। समझ आ गई ना आपको? तो इस तरह से जितना कितना हम मेहनत करते जाएंगे, चीज़ें करते जाएंगे, तो हमारी अल्लाह पाक बरकत डालता जाएगा। नहीं समझे? कोई सवाल है आप लोगों का? H2 H2O के आगे O लगा, H2 के आगे O लगा लो तो ऑक्सीजन बन जाएगा। अच्छा, ये जो लेक्चर्स रिकॉर्ड हो रहे होते हैं तो अक्सर कमेंट में स्टूडेंट्स लिख देते हैं, सर ये चीज़ ज़रा रिपीट कर लेना, तो मैं कहता हूँ थोड़ा रिवर्स कर लेना। अच्छा, यहाँ पर ये है कि देखो, डिस्क्राइब्ड एरिया ऑफ रिडक्शन ऑफ डेली फंक्शनिंग। फंक्शनैलिटी ये है कि हम जो काम कर रहे हैं, जो हमारी सोसाइटी ने हमारे ज़िम्मे कुछ जिम्मेदारियाँ लगाई थी, वो मैं नॉर्मल कर रहा हूँ। उन जिम्मेदारियों में से हमने ये देखा कि मैं अब नौकरी नहीं कर रहा, डेली फंक्शनैलिटी में से नौकरी चली गई। आपने लिख लें कि अनएम्प्लॉयड या जॉब अब नहीं कर पा रहा, जो भी वजह हुई वो आप लिख लो कि जॉब नहीं कर पा रहा। दूसरा और क्या है डेली रिडक्शन में से, घर पे लेट आना, वो आप लिख लो। घर का एक इन्वायरमेंट है, सब नमाज पढ़ते हैं, अक्सर ये होता है ना, एक क्लाइंट के ऊपर ये नमाज नहीं पढ़ता, खुद जो है वो कहीं घूम फिर रहे होते हैं। नहीं, घर का इन्वायरमेंट क्या है हमने उसके अकॉर्डिंग करना है। हमने इलादा से क्लाइंट के ऊपर इतना ज़्यादा हम उसको नहीं नेक कर सकते कि घर वालों के बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। हमने उस मुआशरे में उसकी राइज उसूल ज़वाबत के मुताबिक हमने उसको लेके चलना है। तो आप ये देख लो कि जी कि नमाज नहीं पढ़ता, तो उसमें आप ये लिख लें कि नमाज नहीं पढ़ता, या उसको भी हमने वो करना है। फिर वो कहते हैं जी कि बदतमीज़ी करता है अम्मी से, तो आप ये लिख लो कि थोड़ा सा घर वालों के साथ, वालदा के साथ जो है ना तलख कलामी हो जाती है। फिर आप ये देख लो कि शादी ब्याह में नहीं जाता, आप वो लिख लो। जैसे शिज़ोफ्रेनिया के अंदर जो होता है, आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पहले नहीं करता था, अब करना शुरू हो गया है, या कुछ ऐसी चीज़ें पहले करता था अब नहीं कर रहा, शादी ब्याह में नहीं जा रहा, फोतगी में नहीं जा रहा, ज़ल्ज़ला आ जाता है तो बाहर निकलने की कोशिश नहीं करता, किसी को तकलीफ़ हो रही है तो उधर वो नहीं जा रहा, ठीक है, हर वक्त कमरे में बैठा रहता है, बाहर कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो नहीं आ रहा। ये रिडक्शन है। यहाँ पर आपने पर्सनालिटी को साथ में माइंड में रखना है कि आपके क्लाइंट की पर्सनालिटी क्या है। आप बिग 5 लगाते हो तकरीबन, ऐसा ही है ना,
वो इसीलिए हम लगाते हैं कि ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग होती जाए, मैक्सिमम हम उसको असेस करें कि किस चीज़ को हम कहाँ तक लेके चलना है। मज़ीद सवाल? आप लोगों का कोई सवाल? ट्रॉमा, देखो ऑनगोइंग स्ट्रेस में ही हम डाल सकते हैं, क्योंकि ट्रॉमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर जिसको हम कहते हैं वो साथ ही चल रहे होते हैं। ट्रॉमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर अलग-अलग कैटेगरी में नहीं डाले हुए हैं ना उन्होंने। आप ये देखो DSM को ओपन करो ना, इसका पेज, ट्रॉमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर 7 नंबर पे, तो जो ऑनगोइंग स्ट्रेस होगा वो साथ साथ चलेगा, और ज़्यादातर ये कोड Z और कोड V में आएगा, यानी कि आपका मुकम्मल डिसऑर्डर नहीं बन पा रहा, लेकिन इसकी वजह से आपकी फंक्शनैलिटी डिस्टर्ब हो रही है। घर में टॉक्सिक इन्वायरमेंट बन गया, मियाँ बीवी के आपस में नहीं बनती, अच्छा जी नहीं बनती। अब आगे आप ये देख रहे हो कि जब वो नहीं बनती तो स्ट्रेस तो है, ठीक है, तो वो आपकी बाकी फंक्शनैलिटी को डिस्टर्ब कर रहा है। अम्मी अबू आपस में लड़ते हैं तो बच्चे के ऊपर ऑनगोइंग स्ट्रेस है। जॉब स्ट्रगल कर रहा है, जॉब मिल नहीं पा रही, अगर मिल गई है तो लो वेजेस पे मिली है, ऑनगोइंग स्ट्रेस है, ठीक है। अखराजात ज़्यादा हो गए हुए हैं। फिर उसके बाद एक अहम चीज़, जो बच्चे ड्रग पे लग गए हुए हैं वो भी अपने घर वालों के लिए ऑनगोइंग स्ट्रेस है। ये चीज़ जो है ना, आप देखो कि उस ऑनगोइंग स्ट्रेस ने बंदे के लिए, घर वालों के लिए अनएक्सपेक्टेड कितनी चीज़ें डिस्टर्ब कर रखी होती हैं। इसलिए हमने ना 1 बाय 1 इन सारी चीज़ों को देखना होता है और आपने वो चीज़ करनी होती है। मज़ीद कोई क्वेश्चन आपका? बस ठीक है। अच्छा ऐसे करें, इसको बंद कर दें।